का फंक्शन क्या है तो क्या लिखोगे? बारी बारी बता दो। रेप्लिकेशन देखें आपके कोर्स में इसलिए नहीं है, क्रोमोसोम और डीएनए का टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ऐसा ये जो नया सिलेबस है उसमें तो नहीं है ना क्रोमोसोम और डीएनए। तो कहीं ऐसा ना हो, डर है कि कहीं एंजाइम की तरफ ना चले जाए। तो आप थोड़ा रिवाइज करा देंगे, डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 बता दीजिए। ठीक है, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड में आपके पास डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स को असेंबल करवाता है। ठीक है। और लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड में आपके पास रेप्लिकेशन कराता है। फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता है? नहीं, डीएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता है? प्रूफ रीडिंग करता है। याद आ रहा है? प्रूफ रीडिंग करता है। किसी जगह पे अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर गलत जाके लग जाएं तो उनको वहां से एक्सरसाइज करके निकाल के करेक्ट बेस पेयर जो है वहां पे लगाता है। ये आपके पास डीएनए पॉलीमरेज 2 है। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज 1 जी तनीषा क्या करती है? थोड़ी सी आवाज मुझे कम आई, जोर से बोले। गुड। सबसे पहले जो वहां पे आरएनए प्राइमर बना था, उस आरएनए प्राइमर को वहां से हटा के, क्योंकि डीएनए के अंदर आरएनए लगा अच्छा तो नहीं लग रहा ना। ठीक है। तो उसको वहां से निकालेगा और फिर उसको वहां पे उसकी जगह पे डीएनए की फॉर्मेशन कराएगा। ठीक है। तो अब प्राइमेज एंजाइम का फंक्शन बताएं तनीषा क्या करता है? डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 इन्होंने बता दिए, प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा? भाई डीएनए की रेप्लिकेशन ही डीएनए आरएनए प्राइमेज की शुरुआत में है। ये प्राइमेज एंजाइम जो है वो आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन कर। ठीक है। ताकि क्या हो सके, ताकि आपके पास डीएनए की रेप्लिकेशन शुरू हो सके। डीएनए की रेप्लिकेशन आरएनए प्राइमर के बगैर होती ही नहीं जब तक प्राइमर नहीं बने। ठीक है। तो प्राइमेज एंजाइम आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन का। तो कोरोना हमारे आया था ना, तो मीडिया पे ये रोना रोना था कि किट्स नहीं, किट्स नहीं। आपको पता है किट्स क्यों मांग रहे हैं? हमारे पास हर हॉस्पिटल में, तकरीबन हर हॉस्पिटल में, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पीसीआर की मशीनें मौजूद हैं। लेकिन ये मशीनें उस वक्त तक बेकार हैं जब तक कि ये प्राइमर मौजूद हो। क्योंकि रेप्लिकेशन कहाँ से शुरू करानी है, वो सीक्वेंस चाहिए होती है, उसके बगैर आपके पास रेप्लिकेशन शुरू ही नहीं होती। वो जो किट्स का लफ्ज यूज कर रहे होते हैं तो वो प्राइमर की बात कर रहे होते हैं, प्राइमर चेक। ठीक है। ताकि स्पेसिफिक सीक्वेंस जो कोरोना से ताल्लुक रखती है वो उसको जो है वो जोड़ सकें, फिर चाइना से वो प्राइमर्स आए और फिर उसके बाद जो है वो हमारी मशीन है, पीसीआर की जो मशीन है, उन्होंने फिर पीसीआर करना शुरू। चलें। तो डीएनए के अंदर अगर जा सकते हैं तो वो यहां जा सकते हैं। ठीक है। आगे बात कर रहा हूं आपसे। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल जो है, जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपके पास न्यूक्लियो प्रोटीन मौजूद है। न्यूक्लियो प्रोटीन के अंदर न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन मौजूद। ये देखें, ये डीएनए मौजूद है और ये प्रोटीन है। दिस इज हिस्टोन प्रोटीन। लाइपोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स के अंदर आपको क्या मिलेंगे? लिपिड्स मिलेंगे और प्रोटीन्स मिलेंगे। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है लाइपोप्रोटीन्स में, आप में से कोई नाम दे सकते हैं उसको? मुझे खुशी होगी कि आप में से कोई नाम दे। चले हिंट देता हूँ आपको, विलाय। लैक्टियल। लैक्टियल तो बेटा आपके पास बड़ी लिम्फ वेसल कहलाती है, छोटी लिम्फ वेसल लैक्टियल कहलाती है। वो लैक्टियल तो लेके जाने वाली है ना। मैंने कहा लाइपोप्रोटीन का नाम चाहिए। जी। सी से आते हैं। काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स। देखिए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब विलाय में एब्जॉर्ब होते हैं, वहां से जब उनको लिवर की तरफ लेकर जाना है, लिम्फेटिक्स के जरिए उनको अवे फ्रॉम द विलाय लेकर जाना है, तो वो किस फॉर्म में ट्रेवल करते हैं? काइलोमैक्रॉन्स की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। एंड दिस इज अ टाइप ऑफ लाइपोप्रोटीन। इसमें लिपिड और प्रोटीन मौजूद। और ये लफ्ज आपने शायद इतना नहीं सुना होगा जितना दुनिया ने सुना हुआ है। जो भी अपना लिपिड प्रोफाइल कराता है, जो लैब की रिपोर्ट आती है उसमें वैल्यू लिखी होती है, HDL कितना है, VLDL कितना है, LDL कितना है, ये लिखा हुआ होता है। आपने इतना नहीं सुना हुआ जितना दुनिया ने सुना हुआ है। ये लाइपोप्रोटीन्स बहुत ही कॉमन है। हमारी बॉडी में फैट्स एज इट इज ट्रांसफर नहीं होते, क्योंकि फैट एम्बोलिज्म का खतरा होता है कि वो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर दें। ठीक है, कि वो ब्लड वेसल जो है उसको वो ब्लॉक कर दें। तो इन द फॉर्म ऑफ, इन कॉम्बिनेशन विद प्रोटीन जो है उसकी ट्रैवलिंग हो। ठीक है। तीसरी बात आपके पास, तीसरी टाइप है आपके पास ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं और लिपिड्स मौजूद। एग्जाम्पल क्या है इसकी? माइलिन शीट। पढ़ के नहीं आया वो लग रहा है। माइलिन शीट। ठीक है, माइलिन शीट जो है ये आपके पास ग्लाइकोलिपिड होती है। ग्लाइकोलिपिड को इसलिए और क्या कहते हैं? सेरिब्रोसाइट का नाम देते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड को इसलिए सेरिब्रोसाइट का नाम देते हैं। ठीक है, वी आल्सो नेम इट सेरिब्रोसाइट। सेरिब्रम, सेरेब्रम दिमाग। तो जहां भी माइलिन शीट मौजूद है वहां पे आपको ये ग्लाइकोलिपिड्स मिलेंगे। ठीक है। चौथी आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन, मीठे प्रोटीन। ठीक है। एग वाइट जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन है, ऑल्सो नोन एज म्यूकोइड्स। ठीक है, हम इसको म्यूकोइड्स का भी नाम देते हैं। तो अंडे की जो सफेदी है उसमें थोड़ी मिठास होती है। दिस इज नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन। तो आपने कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स देखे हैं कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स अगर आपस में मिल जाएं तो आप उसको कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स में काउंट कर रहे हो।
ठीक है, चलें। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स की बात हो गई, इसके बाद आई है वाटर के बारे में आपसे बात करूं। वाटर की प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, दुनिया की बेशुमार चीजें इसके अंदर एब्जॉर्ब हो सकती हैं, डिसॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, दुनिया की बेशुमार चीजें, बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है वो इसमें सॉल्युबल होती है। हाई हीट कैपेसिटी। देखिए, अगर पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, उसको 25 से 26 डिग्री सेल्सियस यानी कि बाय 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दूसरे लिक्विड्स के मुकाबले में आपको इसमें ज्यादा हीट देना पड़ता है। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड हीट कैपेसिटी। वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो दूसरे लिक्विड्स के मुकाबले में ज्यादा है। इसका फायदा ये है कि एक पौधा अगर धूप में खड़ा हुआ है या एक इंसान धूप में खड़ा हुआ है, जिसम में पानी मौजूद है, तो बॉडी का टेम्परेचर उस तेजी से राइज नहीं होता। अगर कोई और लिक्विड होता तो बहुत तेजी से राइज होता। कोहेसिव नेचर। ठीक है, पानी की आपको कोहेसिव नेचर मिलेगी, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, ऑक्सीजन की क्या है? सोचा करो, ये नहीं क्या करो नहीं पता, सोचा करो। सवाल मैंने बिला वजह नहीं पूछा होता। सही है, 2.1। 3.5। देखिए, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालूंगा तो आंसर आएगा 1.4। आपको ये बात पता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादातर 1.7 से ऊपर हो तो बॉन्ड आयोनिक होता है, और 1.7 से कम हो तो बॉन्ड कोवेलेंट होता है। ऐसा ही है मोस्ट ऑफ द टाइम, कुछ एक्सेप्शन है। ये देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.4 है, तो एक तो बात ये कंफर्म है कि भाई ये एक कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसमें एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये आपको पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है। ठीक है, आपको यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मिल रही है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर की प्रॉपर्टीज आपको बहुत सारी मिल रही है। ठीक है, और पर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन है, उसकी प्रॉपर्टीज आपके पास बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर एक पानी का मॉलिक्यूल खिंचेगा, तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बाकी मॉलिक्यूल्स भी खिंचते चले आएंगे। ठीक है, बाकी दूसरे पानी के मॉलिक्यूल्स भी खिंचते चले आएंगे, क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे मौजूद है। तो ये आपके पास कोहेसिव नेचर ऑफ वाटर के अंदर आता है।
फर्दर आ जाइए। जब ये पानी जो है वो बर्फ में कन्वर्ट होता है, ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल जब बर्फ में कन्वर्ट होते हैं, तो आप देखें उस वक्त आपके पास कुछ इस तरह की नजर आएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये हेक्सागोनल फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, ये आपके पास हेक्सागोनल क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ रहा है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स कोवेलेंट, ये जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ गए, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास मौजूद है। इस फॉर्म से इस फॉर्म में आने में आपके पास आइस के अंदर आने में 9% वॉल्यूम इसका बढ़ जाता है। ठीक है, और जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो इस वजह से आपके पास यहाँ पे फिर बात होती है एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। मैं एनोमेलस की बात इस जगह पे करता हूँ, इतना नोट करना है आपका। पानी से रिलेटेड हर बात आप याद रखें। सेरेब्रोसाइट वाला सवाल अक्सर पेपर्स में आ चुका है, ध्यान में रखिए। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड दे आर आल्सो नोन एज सेरेब्रोसाइट्स। म्यूकोइड्स वाला सवाल का शायद एक आध बार आया है कहीं पे, लेकिन सेरेब्रोसाइट वाला सवाल बहुत जगह पे आया है।
चले भाई आगे बढ़ सकते हो। अगर नहीं किया अभी भी कॉपी क्लियर फिर तस्वीर है बस। आगे बात करते हैं। हटा सकता हूँ। मैं वाटर में ही बात कर रहा हूँ। तवज्जो आपकी इधर होगी। ये देखें जरा। ये देखें। मैं आपसे एनोमेलस बिहेवियर के बारे में बात कर रहा था। इस फॉर्म में आने के लिए कौन से टेम्परेचर पे मूव करते हैं? 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ मूव करते हैं तो ये चेंज आ जाता है। अगर टेम्परेचर पहले 25 डिग्री सेल्सियस था उससे 4 डिग्री सेल्सियस आए तो इसका वॉल्यूम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। वॉल्यूम कम हो रहा होता है क्योंकि आपके पास काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। जब आप टेम्परेचर कम करें काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। एनोमेलस ये है कि जब आप 4 से 0 पे पहुंचते हैं तो बजाय कि सुपड़ने के लिए फैलना शुरू हो जाता है। 9% वॉल्यूम इसलिए ज्यादा है। एग्रीड। तो दिस इज द एनोमेलस बिहेवियर। लेकिन इसका फायदा ये है कि जो बर्फ आइसबर्ग वगैरह समुद्र में गिरते हैं वो ऊपर तैरते रहते हैं। और उससे ये होता है कि समुद्री मखलूक को जो नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है उसका फायदा ये है। तो वाटर का एनोवेलस बिहेवियर आपके पास ये है। इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ मूव करते हुए। तो दूसरी चीजें जो हैं अगर वैक्स की बात करूं तो वैक्स अगर टेस्ट ट्यूब में मौजूद है आप टेम्परेचर कम करते रहेंगे तो इसके वॉल्यूम में ये सिकुड़ेगा। डिक्रीज होगा। लेकिन अदर देन एक्सपेक्टेड आपके पास पानी के अंदर ये चेंज आता है। इसी वजह से जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम हो जाती है तो बर्फ इसलिए सरफेस पे तैर रही है। ठीक है। मजीद आइए। एनोमेलस बिहेवियर के बारे में बात की है। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जो आपकी तरह होगी पानी मौजूद है। मैं इसको हीट कर रहा हूं। दी जाने वाली हीट दो काम कर रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रही है और वेपर्स फॉर्म करवा रही है। वेपर्स फॉर्म करने का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक करा रही है। टेम्परेचर अभी क्या है 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब 100 पे पहुंचेगा तो 100 पे पहुंचने के बाद आपके पास सिर्फ वेपर्स फॉर्म कराएगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट पे अब जो आप हीट देंगे कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए वो कहलाएगी हीट ऑफ वेपराइजेशन। The amount of heat required to convert vapor into liquid at its boiling point called heat of vaporization। पानी की हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज्यादा है। इस वजह से therefore it cannot easily be converted into ice। ठीक है आपके पास ये आसानी से बर्फ में कन्वर्ट नहीं होता। सर्दियों में आम हमारी कराची की बात करो नारियल का तेल रखा हुआ होता है वो जम जाता है। ठीक है वो जम जाता है। जो नारियल का तेल रखा हुआ होता है तो जरा सी सर्दी पड़ती है पानी में जो है वो इसको ज्यादा हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से आसानी से बर्फ में कन्वर्ट की। चले पानी के बिहेवियर में। अच्छा ये अगर डायग्राम में आपको बताऊं तो ये क्या शो कर रहा है? मैं इसको लिख सकता हूँ लिपिड्स है हाइड्रोफोबिक नेचर। कैसा लिख सकता हूँ? लिपिड्स की हाइड्रोफोबिक नेचर है। कोई वजाहत करेगा?
मैंने पत्ता बना दिया है कि विजार्ड को ही दे दे हैंड करके, हल्की फुल्की जो भी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे लेवल पे जाके दें, थोड़ी बहुत। हाँ बोले। जो लीफ का सरफेस होता है हम्म। उस पर वैक्स, शाबाश। वैक्स जो है वो वाटर के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं करती। बॉन्डिंग नहीं बनाती, शाबाश। इसकी वजह से वाटर जो है एक जगह पे कॉन्स्टेंट। हम्म। थोड़ी सी और आगे जा सकते हो, थोड़ा और बता दो। नहीं बताया था मैंने। देखें ये वैक्स है, वैक्स लिपिड होती है, ये पानी के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट नहीं करती। वरना पता है क्या होता है, वरना ये पानी वो फैला हुआ होता है। ये ड्रॉप्स की फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, ये ड्रॉप्स की फॉर्म में मौजूद है, जो इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास लिपिड्स है हाइड्रोफोबिक नेचर। लिपिड की हाइड्रोफोबिक नेचर होती है। ठीक है। और ये पानी का मॉलिक्यूल गोल क्यों है, किस वजह से? सरफेस टेंशन। वो चावश सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन चाहती है कि देयर मस्ट बी द लीस्ट सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। और सबसे लीस्ट सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो एक स्फीयर का होता है। ठीक है। लीस्ट सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, दूसरे लफ्जों में ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको अंदर वाले मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं। इनको अंदर वाले मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, पकड़ के खींच रहे हैं, ताकि एरिया इन कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट कम से कम हो जाए, यानी सरफेस एरिया कम से कम हो जाए। तो पानी की अपनी सरफेस टेंशन जो दूसरे लिक्विड के मुकाबले में ज्यादा है, कैरोसिन ऑयल से तो ज्यादा ही है। तभी तो मच्छर पानी पे बैठ जाते हैं और अंडे देते हैं। पानी में ऊपर मच्छर बैठ के सरफेस टेंशन ज्यादा होने की वजह से ही पानी में अंडे देते हैं, और मलेरिया और दूसरी बीमारियों का बायस बनता है। लेकिन जब आप कैरोसिन ऑयल छिड़कते हैं पानी के ऊपर, तो कैरोसिन ऑयल की सरफेस टेंशन कम होती है। तो मच्छर पानी में जब बैठता है तो कैरोसिन ऑयल पे बैठ जाता है, कैरोसिन ऑयल के अंदर वो डूब जाता है और मर जाता है। इसीलिए कैरोसिन ऑयल छिड़का जाता है मच्छर को मारने के लिए पानी की सरफेस पे। चले, ये वाली बात हो गई। और इसके अलावा पानी की और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? कौन सी रहेगी प्रॉपर्टी पानी की? हाँ, ओके, कैपिलरी एक्शन। ये कैपिलरी ट्यूब है। ये रेड से जो बनाया, ये क्या है? ठीक है, ये मरक्यूरी है। मरक्यूरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 80 होता है। जब मरक्यूरी का एटॉमिक नंबर 80 है, आप देखें इसकी जो आपस की जो एटम्स के दरमियान फोर्सेज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा होती है कि ये जो गिलास के अंदर ये चढ़ नहीं सकता, ये नीचे वाले एटम इसको बाहर खींच लेते हैं। इसीलिए देखें ये मरक्यूरी डालेंगे ना कैपिलरी ट्यूब में, चढ़ना तो दूर की बात है, और यहां तक होती है मरक्यूरी इस जगह। बाहर वाले एटम अंदर जो जा रहे होते हैं उनको भी खींच लेते हैं। पानी की बात करें, पानी की एडिसिव नेचर है। ठीक है, पानी की एडिसिव नेचर है कि आपके पास ये जो गिलास सरफेस है, ये पानी के मॉलिक्यूल्स को खींच लेती है और ये ऊपर चढ़ जाता है। तो पानी के मॉलिक्यूल्स की एडिसिव नेचर भी, जिसके वजह से पानी जो है उस कैपिलरी ट्यूब में राइज हो जाता है। तो निस्बतन मर्क्यूरी से अगर कंपेयर करें तो कोहेसिव फोर्स कम है, एडिसिव फोर्स ज्यादा है। ठीक है, ओके। चले, और कोई बात, मतलब आप पानी से रिलेटेड हर छोटी से छोटी बात जो है वो आपको पता होनी चाहिए। और बताएं पानी से रिलेटेड और क्या बात हम कर सकते हैं? हीट कैपेसिटी की बात कर ली, हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात कर ली, यूनिवर्सल सॉल्वेंट की बात कर ली, एनोमैलस बिहेवियर की बात कर ली। जी, एम्फोटेरिक नेचर, ठीक है, बिल्कुल सही है। इधर देखें, मुझे एम्फोटेरिक में बताने में कोई लंबी चौड़ी देर नहीं लगेगी, बस मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ। ये वाटर है, ये वाटर है। ठीक है, ये एम्फोटेरिक नेचर को देखें शो कर रहा है। यहाँ पे आपके पास इस वाटर ने अपना प्रोटॉन इसको डोनेट कर दिया।
जब इसको डोनेट कर दिया तो ये H3O+ में कन्वर्ट हो गया, और खुद आपके पास OH-1 रह गया, यानी कि वाटर प्रोटॉन डोनर भी है और वाटर प्रोटॉन एक्सेप्टर भी। तो इसलिए आपके पास प्रोटॉन डोनर यानी एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर यानी कि बेस, दिस हैज द एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, कि आपके पास ये बोथ एसिड और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज है। चलें, और कोई चीज? वाटर से रिलेटेड और कोई चीज? चलें, करें, इतना नोट करें जो मैंने इधर लिखा है, तो नोट कर लिया ना। कोई भी आपके ध्यान में वाटर से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी आए तो उसको आप रिकॉल कर लें। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज्यादा है, डू यू नो रीजन इज? ऐसा क्यों है, आप बताएं बेटा, बुशरा आप बताएं। सर वाटर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एग्जैक्टली, दिस इज द आंसर। पर मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन एटम मौजूद है, और HF में सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम पर मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रेटर इन वाटर एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेस इन HF। इस वजह से आपके पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करके फिर ही आपके पास वेपर प्रेशर डेवलप हो। सर्फ को सर्फ कहते हैं इस वजह से है कि सर्फ पानी की सरफेस टेंशन कम कर देता है। सर्फ एक्सेल सर्फ जो है ना, सर्फ को सर्फ कहते हैं इस वजह से है कि वो पानी की सरफेस टेंशन को कम कर देता है, तभी कपड़े धोने में काम आता है। आज आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का टेस्ट देना था, अगर टेस्ट पेपर आ जाता है, कल बारिश की वजह से फोटोकॉपी डिलीवर नहीं हुई थी, अगर अभी आ जाता है तो अभी हो जाएगा, वरना नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा।
चले डन। एनी अदर थिंग यू वांट टू रिकॉल रिलेटेड टू वाटर? These all चीज ठीक है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है, इसमें और कोई बात रह गई? अच्छा, मैं एट द एंड जो है मैं आपसे कहूंगा, आप पेज टर्न नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे जरा आप ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो बना कर दे दें। इसका ग्लाइकोजन बनाए, पीछे टर्न नहीं करेंगे। क्राइम, मैं आके देख रहा हूँ कि आपने कितना पढ़ा हुआ है। फ्रेश पेज पे पीछे बजाय टर्न करें। ग्लाइकोजन का जरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना। मसला हो जाएगा तो। बना रहे बेटा? अब बना रही, बना रही, आप बना रही। ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए पूरी। बनाओ बेटा, स्ट्रक्चर बनाओ। आप बना रहे हैं? हाँ, जितने जिस हद तक लेवल कर सकते हैं आप करें, उसको बना लिया। अरे ये वाला थोड़ी बोला है भाई, जी जी लिख दोगे तो हो जाएगा काम। प्रॉपर ग्लूकोज बनाओ, स्ट्रक्चरल फॉर्म। हम्म। जी जी लिखने वाला नहीं बनाया है, बनाना है भैया आपने। तो मैंने क्या करना है, क्या करना? हाँ, ठीक है, और पूरा बड़ा बनाओ, बिल्कुल से मतलब डेढ़ का। कार्बन नंबर डालो उस पे, कार्बन नंबर मेंशन करो। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना। कल टेस्ट हो गया कर लो। हाँ, वीकली हुआ था ना।
ठीक है। और मुझे लोग उससे सवाल आपको सही करता है। बना दिए बेटा आपने स्ट्रक्चर, दिखा दो। अच्छा, ग्लाइकोजन में जो मेन अमाइलोज चेन होती है उस पे कौन से लिंकेज होते हैं, सारे एक साथ बोले, सारे एक साथ बोले कौन से होते हैं? अरे, अल्फा 1 4 और से बोले। मेन अमाइलोज चेन में अल्फा 1 4 होते नहीं होते? तो मैं मेजोरिटी कॉपीज में देख रहा हूँ क्या करते हैं कि सिर्फ अल्फा 1 4 की चेन बनाई हुई है, थोड़ी एक शाख भी तो निकाल देना। शाख किससे बॉन्डेड, कौन से बॉन्डेड होती है? अल्फा 1 6 होती है ना, थोड़ी एक शाख भी तो निकाल देना उसमें। वहां भी ग्लूकोज दिखा दे ताकि याद रहे कि वहां पे अल्फा 1 6 लिंकेज होती है। हाँ सही, अब सही। तो ये 6 यहाँ नहीं है, 6 यहाँ पे है, तो 6 नहीं देना, क्योंकि ऑक्सीजन है। आप इसी ऑक्सीजन के लिहाज से तो नंबरिंग कर रहे हो। यहाँ 6 आएगा और यहाँ 6 आएगा, तो फिर उससे इसका 1 बन पाएगा। और चलिए तो इसको कंप्लीट करें। जो स्ट्रक्चर आपने बनाया, आपने बनाया क्यों बनाया? इसके शार्प कराना भी बोलो ना, शार्प तो लगा दो, शार्प लगाओ। आपने बेटा किया आप दोनों ने? क्यों? स्ट्रक्चर पहले नहीं बनाया? बनाया देखो। बीच में ऑक्सीजन में करके लिखो, और इसका जो छठा कार्बन है उसके साथ ऊपर एक ग्लूकोज बनाओ, जो कि शो करेगा कि इसका छठा कार्बन और उसका फर्स्ट कार्बन लिंक करेगा। कंप्लीट करें जल्दी से इसको। उसके फौरन बाद अगला जो टारगेट है आपका, काइटिन किसका पॉलीमर है? एक मिनट, उषा बताएं काइटिन किसका पॉलीमर है? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन का पॉलीमर है, ऐसा ही है। तो उसका मुझे मोनोमर बना दें बस। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, सिर्फ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन मुझे बना दें।
बना लिए? देखो, 1000 बार बनाने को देखो, ये तुमने क्या बनाया है? तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर थोड़ी कर है। मैंने आपसे कहा एन एसिटाइल ग्लूकोज बनाया है। और तो आपने कॉपी कर लिया था ना बेटा? देखिए, होता ये है कि जो चीज आपने पढ़ी होती है ना, वो आपके रजिस्टर में पढ़ी रह जाती है, इस ख्याल में कि हाँ, जरूरी थोड़ी है कि आए। आप इसी ख्याल में मारे जाते हैं। आपको अंदाजा नहीं है बेटा, एंट्री टेस्ट तमाम टेस्ट पे पेपर से भारी है। इसमें आप कोई भी जो है ना, वो अपनी लेजीनेस ना दिखा। चले, बना लिए? ठीक है, ठीक है। चले, आगे बात करने जा रहा हूँ आपसे। अगर कोई सवाल पूछना है पूछ लें। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन की तरफ बढ़ो। ठीक है, मैंने इस वक्त आपसे 2 सवाल पूछ के सिर्फ आपको अलर्ट किया है कि आपके रजिस्टर में जो है, बराए मेहरबानी उसको सही से कर लेगा। आपने कोई स्ट्रक्चर तक नहीं छोड़ना है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहा हूँ। और सबसे पहले आपसे क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। पहला सवाल, क्वेश्चन में आमतौर पे मैं वो सवाल कर रहा होता हूँ जो पास पेपर्स में आपकी उस चैप्टर से आए हो। मेरा पहला सवाल है, ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये आपको अपने एंट्री टेस्ट पे जो मिलेगा मिलेगा, ये एमबीबीएस में फिजियोलॉजी में आने वाला सबसे कॉमनेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, विच सेल्स इन स्टमक सीक्रीट HCl? सवाल बहुत आसान। विच सेल्स इन स्टमक सीक्रीट HCl? I need to know the name of cells. No one raised the hand. Hmm.
ऑप्शन ही नहीं है वह जी सेल्स। जी, कोई भी नहीं बताएगा। पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स। पहला सवाल। दूसरा सवाल है, ड्यूडेनम में बाइकार्बोनेट सिक्रीटिंग सेल्स का नाम चाहिए। स्टमक से जो खाना आ रहा होता है वो काफी एसिडिक होता है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां पे कई ऐसे ग्लैंड्स मौजूद हैं जो कि बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीट करते हैं। अगर मैं ड्यूडेनम के टिश्यूज निकालूं, उसकी हिस्टोलॉजी आपको दिखाऊं, तो उसमें आपको जो है कुछ सेल्स नजर आएंगे जो कि बाइकार्बोनेट आयंस की सिक्रीशन कर। मे आई नो द नेम? नहीं बताएगा कोई? ड्यूडेनम में बाइकार्बोनेट सिक्रीटिंग सेल्स ब्रनर्स ग्लैंड कहलाते हैं। ठीक है, ब्रनर्स ग्लैंड्स। तीसरा सवाल है, देखिए ये लिवर है, ये गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की डक्ट है। ठीक है, ये डक्ट किसको ज्वाइन करती है? देखिए ये डक्ट ऐसे ज्वाइन होती है। मुझे इन डक्ट्स के नाम चाहिए। फिर आगे जाके पेंक्रियाज आता है, वो इसको ज्वाइन करती है। और ये फिर आपके पास ड्यूडेनम के अंदर ओपन हो रही है। इन डक्ट्स के नाम चाहिए अपने पास, आप लिखेंगे पहले फिर मैं बताऊं। तीन, चार, पांच, छ, ये सात, टोटल सात नाम। जैसा जैसा आता है डक्ट्स के नाम लिखे आप। हो सकता है इनमें से कोई भी डक्ट आपसे पूछ ले। ये डक्ट्स बेटा बहुत मैटर करती हैं आपको। शायद इसका अंदाजा नहीं है। किसी को अगर पित्ते में पथरी हो जाए ना, तो पित्ते की पथरी जो है, गॉल स्टोन्स की जो गॉल स्टोन्स होते हैं वो पत्थर नीचे आके फंस जाते हैं। यहाँ कहीं आके फंस जाते हैं, यहाँ कहीं आके फंस जाते हैं, तो उससे किसी वजह से पेंक्रेटाइटिस भी हो जाता है या इवन जॉन्डिस भी हो जाता है। तो ये डक्ट्स का जो निजाम है ये बड़ा अहम है। जो बेसिक है उसकी आपको पता होना चाहिए।
ओके, इज दिस डन? चलिए, कोई भी मुझे बारी बारी नाम लिखवा दे। कोई वन का नाम लिखवा सकते हैं? वन क्या है? श्योर नहीं है आप लोग? वन आपके पास है राइट हेपेटिक डक्ट। मैं आगे जाके चैप्टर में ये दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। टू आपके पास क्या है? लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। थ्री क्या है? कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, कॉमन हेपेटिक, मुश्किल नहीं है, याद रखना आसान है। फोर क्या है? ये वाली सिस्टिक डक्ट, नो। ठीक है, ये कहलाती है सिस्टिक डक्ट। किसी का पित्ता अगर निकालते हैं ना, गॉलब्लैडर निकालते हैं, तो यहाँ पे क्लिप्स लगा के कट करते हैं, और ये गॉलब्लैडर निकाल लेते हैं, क्लिप लगे रहते हैं जिंदगी भर। फिर उसके बाद आइए, ये पांचवी डक्ट क्या है? ये क्या है? कॉमन बाइल डक्ट। फिर उसके बाद सिक्स क्या है? हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। इसके मुख्तलिफ नाम दिए मैं, सिक्स वाले के अलग अलग नाम दिए मैं। कॉमन, या सात वाला ये जो डक्ट है, ये पेनक्रियास के अंदर है, ये कहलाती है पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, दिस इज नोन एज पेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये आपकी डक्ट से मुख्तलिफ नाम। यहाँ गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन्स होते हैं, ये अगर छोटे होते हैं निकल के यहाँ जाते हैं, डक्ट में फंस जाते हैं, और मरीज को इतना सीवियर जॉन्डिस होता है या पेनक्रेटाइटिस हो जाता है कि उसके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। चलें, इसके बाद आइए, चौथा सवाल है, बहुत आसान सवाल पूछ रहा हूं। आपने एक टॉफी खाई, उसमें स्टार्च है। किन रास्तों से गुजर के ये ग्लूकोज मेरी फिंगर तक पहुंचे? हाथ की फिंगर तक पहुंचे। मैंने टॉफी खाई, वो टॉफी जो है वो स्टार्च है, उसके अंदर डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बनेगा। किन रास्तों से गुजर के ये ग्लूकोज मेरी इस फिंगर के सेल्स को ग्लूकोज मिलेगा कि वो उसको एनर्जी दे सके? आप फ्लो चार्ट बनाएं। इसी से मिलता जुलता सवाल मैं पहले आपको एक दे चुका हूं, मुझे अब गड़बड़ नहीं चाहिए इसमें।
जी, कैन समवन आंसर मी लाउडली? कर लिए कॉपी आपने? ओके, टेक योर टाइम। तनिषा मुझे बता रही है कहाँ जाएगी, प्लीज। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, स्टूडेंट। ठीक है, बता रही हैं आप माउथ। माउथ के बाद कहाँ जाएगी? फेरिंग्स में जाएगा। ठीक है, आगे बोलो। ठीक है, इसोफेगस में गया, फिर स्टमक में आ गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम में आ गया, फिर जेजुनम में आ गया, फिर इलियम में आ गया। तीनों पार्ट्स मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन के लिख दिया। आगे कहाँ जाएगी? हम्म, कहाँ जाएगी? आप बताएंगे। सॉरी, तो लार्ज इंटेस्टाइन में तो बॉडी से बाहर चली जाएगी फिर। इलियम में खाना एब्जॉर्ब नहीं होता, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा ब्लड वेसल्स के अंदर, विलाई के अंदर। हाँ, अन्ना ना बोलोगे। कहाँ जाएगा? लिवर में जाएगी। लिवर में किसके जरिए जाएगी? हिपैटिक पोर्टल वेन के जरिए जाएगी। ठीक है, हिपैटिक पोर्टल वेन के जरिए जाएगी। फिर कहाँ जाएगी? हाँ, फिंगर में पहुंच जाएगी। इंफीरियर वेना केवा के जरिए वो राइट साइड ऑफ हार्ट में जाएगी। फिर कहाँ जाएगी? लंग्स में जाएगा। लंग्स से वापस आएगा लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से कहाँ जाएगा? एओर्टा में जाएगा। अब एओर्टा की जो ब्रांच है, जो हाथों तक जा रही, जो आपको नाम पता है वो बता दो। इसके मुख्तलिफ नाम है। पहले होता है आपके पास एक्सिलरी आर्टरी, फिर ब्रैकियल आर्टरी, फिर रेडियल आर्टरी। उसके नाम रास्ते में चेंज होते जाते हैं। ठीक है, एओर्टा के बाद ब्रैकियल और फिर फिंगर्स में पहुंच। ठीक है, ये रास्ता। बोले इसमें किसी को एतराज, कोई बात पूछनी हो? भाई लार्ज इंटेस्टाइन में जाके तो, लार्ज इंटेस्टाइन में तो वाटर और सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन होती है, वहां क्यों जाए? चले, पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल। स्टमक की जो वॉल है ना, उसकी एक डायग्राम होती है, उसकी लेयर्स है। तो लेयर्स के नाम लिखें और डायग्राम बना ले साथ। स्टमक की जो वॉल है ना,
लाइट अभी भी आ रही है। पीछे की लाइट बंद करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो स्टमक के ईयर्स बना रहे हैं। देखिए जैसे जैसे अब आगे बढ़ते जा रहे हैं ना आपके मजीद टॉपिक टिपिकल हो रहे हैं, और हमें एक ऐसे फेज में दाखिल होना है जिसमें हम आपके ज्यादा से ज्यादा टेस्ट ले सकें और डिस्कस कर सकें पेपर। आपके टॉपिक खत्म होंगे तो करेंगे ना ये काम। मिससेलेनियस टेस्ट आपके बहुत मैटर करते हैं। बराए मेहरबानी थोड़ी अपनी स्पीड घरों पे बढ़ा लें टॉपिक रिवाइज करने की। अभी तक प्रैक्टिकल किसके रह गए आप? अभी भी आप लोगों के रहते हैं प्रैक्टिकल? छोड़ गए? महीने भर बात तो नहीं है कहीं? बहरहाल तो आपकी पढ़ने की स्पीड है थोड़ी बढ़ा लें। अल्लाह ने आपने बना ली लेयर्स। नाम चलो। हाँ? नाम लिखना है। चलो नाम ही लिख लो सिर्फ। नाम बता दो क्या लिखे जरा जल्दी से बराबर। चलो। ये कौन सा था? एक बोला। और सबने कौन सा? समय बोला ठीक है। स्क्लेरस में कौन सा? मस्कुलरिस में बोला। सबसे कौन सा? इससे कौन सा? मस्कुलरिस। मस्कुलरिस की तीन लेयर्स कौन सी हैं? हम्म। बोलो बोलो सही बोल रहे हो। सर्कुलर, ओब्लिक। स्टमक की दीवार बाकी पूरे इंटेस्टाइन की दीवार से किस बेसिस से मुख्तलिफ है, तो इन्होंने नाम ले दिया ऑब्लिक मसल लेयर से मुख्तलिफ। आपको याद है ये वाली बात? ये बात बहुत पूछी जाती है। ऑब्लिक मसल सिर्फ स्टमक में होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर पूरे इंटेस्टाइन में होते हैं स्टमक समेत, लेकिन ऑब्लिक मसल लेयर चूंकि ग्राइंडिंग एक्शन करना होता है स्टमक को, तो ऑब्लिक मसल लेयर ये खास तौर पर स्टमक में मिलेगी आप। बुशरा जाइमोजन सेल्स क्या रिलीज करते हैं? पेप्सिनोजन रिलीज करते हैं। ठीक है, जाइमोजन सेल्स पेप्सिनोजन रिलीज करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर का बेटा काम बोलो क्या होता है? आई वांट एवरीवन अलर्ट। यस एग्जैक्टली, विटामिन बी 12 की एब्जॉर्प्शन इंट्रिंसिक फैक्टर। एक आदमी आपको ब्लाइंड मिलेगा। एक आदमी आपको ब्लाइंड मिलेगा। ब्लाइंडनेस की वजह क्या है? वो कहेगा मेरा पेट काट दिया, मेरे अल्सर बहुत ज्यादा थे, पेट काट दिया। अब पेट काटने कहाँ और ब्लाइंडनेस कहाँ? तो पेट में इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है जो बी 12 की एब्जॉर्प्शन करता है। बी 12 नहीं मिलेगा उसको तो बॉडी की जो नर्व्स है वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगी, ब्लाइंडनेस कॉज करेगी। ठीक है, कहाँ पेट का काटना और कहाँ ब्लाइंडनेस, सोचे जरा। चल यहीं से बात करते हैं, पढ़ के आइए। एंट्रेंस जो मैंने सवाल इनसे किए अभी तक जितने सवाल किए न्यूट्रिशन के, भरा हुआ होता है पेपर में आपके न्यूट्रिशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैंने अभी आपसे एंट्रेंस फैक्टर के बारे में किए।